एकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अवनीश, श्रेयांश, अंजीत, केशव, मिनाश, मुकुल, रितेश, सानिया, राज, शुभम, आकांक्षा, शशिकांत, क्या लिख रहे हो? आरएनए प्राइवेट हो गया। ऋचा, हाँ देखो क्यों होता है वो तो सब देखा जाएगा। प्रिंस, सही है बेटा। हाँ भाई, इशू, मेरे ऑफलाइन लेक्चर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। हर्ष, पायलट, सत्येंद्र, नंदिनी, वीरेंद्र, विशाल, दीपांशु, सिंगराज, प्रभात, विशाल, अंशुमान, बहुत बहुत बढ़िया अंशुमान, थैंक यू। रितेश, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करें। जो भी विद्यार्थी नए हैं उन सभी का स्वागत है। सेशन की शुरुआत में ही उनको हम बता देते हैं। शुभम लिख रहे हैं सर आरएनए का टाइम थोड़ा जल्दी हो सकता है। भाई मैं तो ये चाहता हूँ और थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि यार इकलौता वो एक ऐसा सेशन है जिसके अंतर्गत मुझे पूरे टाइम समय कम लगता है कि यार टाइम कम बचा है, टाइम कम कम टाइम कम। क्योंकि यार उसमें वही वाली जो है ना, आपको पता है आरएनए के साथ में हमेशा लेट होने का कारण क्या है? एक बहुत बड़ा लॉजिकल कारण देता हूँ आपको, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बचपन में जब आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया हो, है ना, तो अपन एग्जाम देने जाते थे ना, तो एक बहुत बढ़िया फीलिंग ये आती थी कि यार बस कोई 10 मिनट पढ़ने की मोहलत और दे दे, है ना, बस 10 मिनट और पढ़ लेता था मैं, तो क्या क्या कर जाता। आती है ना एक ऐसी फीलिंग कि यार बस कोई 10 मिनट पढ़ने का समय और दे दे, बस थोड़ा सा और बस रिवीजन कर जाऊं। ऐसे ही जब मैं सुबह आरएनए की क्लास में आ रहा होता हूँ ना, तो मेरे साथ यही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि हर दिन हर कुछ नया है, पहली बार पढ़ाना है। और जब हर दिन हर कुछ नया है, पहली बार पढ़ाना है, तो वो अपने आप में एक एग्जाम है। और एग्जाम में होती थी मोहलत की आवश्यकता। तो वो मोहलत मैं अपने आप को देकर के ये फील कराता हूँ कि यू आर द विनर, कि आपने खुद को एक मोहलत दे रखी है कि हाँ ले, पहले तो दे नहीं पाए थे, अब तो दे सकते हैं ना, खुद के राजा खुद हैं। तो खुद को मोहलत देने का जो सुख है ये भुगतता हूं मैं सुबह सुबह एग्जाम के अंदर। और मतलब मैं कितना भी कर लूंगा, मैं उसके अंदर वही वाला टाइम फिर खींचता हुआ ले जाऊंगा। तो वो ये तो आप लोग बस चलते रहिए, पढ़ लीजिए। कहने का अर्थ ये है कि सुबह क्लास होगी, ये जरूरी है। कब होगी ये अब आपको पता है ना? क्योंकि यार मुझे ना बहुत खुद से पूरे टाइम फंसा रहता हूं मैं कि यार बस ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। और एक बार कहीं घुस जाओ तो फिर पूरा की पूरा भाई साहब उसके अंदर निकालने पड़ती है कि क्या खबर है इसके अंदर। केवल क्वेश्चन आंसर बांचने हो तब तो यार बहुत आसान काम हो जाएगा। हाँ जी, और बताएं। जया ने क्वेश्चन भेजा है, साथ में तारीफ भी भेजी है। जया लास्ट में बेटा क्वेश्चन मैं आपका ले लूंगा, है ना? अभी मुझे शुरू करने दो, क्योंकि कल मेरा बैंकिंग वाला चैप्टर शुरू हुआ था, वो मुझे आगे बढ़ाना है ना? आस्था पूछ रही है सर आरएनए ऑनलाइन में फ्री नहीं है। किसने कह दिया फ्री नहीं है? गजब कर रही हो। हाँ जी, राहुल जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बता देंगे। केशव, अब यार समय सीमित है सबके पास, तो हम सोच रहे हैं जितने दिन की जिंदगी है जी लेते हैं ढंग से, इसको खींच खांच के काम करने में निकाल दे रहे हैं। सही कह रहे हो, मतलब हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए मुझे। वही है यार, यही उम्र है कुछ करने का, तो कर रहे हैं। आइए साथियों, तो जैसा मैंने आपसे कल कहा था, तो कल हमने बैंकिंग की, जो विद्यार्थी आज पहली बार आए हैं पहले तो वो समझ लें। हाँ जी, जब विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम आए हैं पहले तो वो समझ लें कि आप लोगों के लिए कल एक सेशन हुआ था बैंकिंग के ऊपर, एकदम प्रिलिमिनरी सेशन, जिसमें कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन आप सबसे साझा की थी। तो एक बार के लिए आप जो है उस वाले सेशन को जरूर देखें, है ना, ताकि आप आज के सेशन को समझ में समय पे आ पाए, है ना? हाँ जी, चलिए
तो आज के सेशन में हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि आपको ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ के आनी है। आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, आरबीआई के ऑफिसेज कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, क्या कुछ है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के आनी थी। तो मुझे आपको जो चीज पढ़ानी है वो है कि आरबीआई के द्वारा किस प्रकार से महंगाई पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़नी है आपको कि आरबीआई के जो सबसे बड़े कार्य हैं वो क्या है। सबसे पहला कार्य तो मैंने आपको बताया था, महंगाई पर नियंत्रण और पैसे का फ्लो बनाए रखना। महंगाई पर नियंत्रण, तो कल मैंने आपको यही चीज सिखाने का प्रयास किया था। तो आज जब हम सीखेंगे कि आरबीआई महंगाई पर नियंत्रण कैसे करती है, तो महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को आज का ये टाइटल बहुत जरूरी रूप से, इंपॉर्टेंट रूप से समझना जरूरी होगा कि आफ्टर ऑल महंगाई पर नियंत्रण कैसे होता है। आज के सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि आरबीआई आपकी जेब में रखे हुए पैसे पर किस प्रकार से कंट्रोल रखती है। मिंटू, आपसे पढ़ने के लिए पेड क्लास लिए हैं, आप आरएस ज्वाइन करेंगे तो क्लास तो नहीं लेंगे। यार मिंटू, इतना दूर की मत सोचो, हमारे आरएस 4-4 साल तक चला आता है, लोड मत लो। अभी पता नहीं कब आएगा, 2016 वालों की ज्वाइनिंग आई 2018 में, लोड नहीं लेने का है, जब होगा सबका इलाज है। तुम पढ़ाई करो, ये सब चीजें दिमाग मत लगाओ, फिलहाल तुम्हारा काम नहीं रुक रहा है, लोड मत लो, पढ़ लो, है ना। तो यह बात ऐसी है कि महंगाई पर नियंत्रण और किस प्रकार से हमारे जेब पर रखे हुए पैसे को आरबीआई कंट्रोल करता है, इसके लिए आरबीआई जो हथकंडे अपनाता है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई के अंदर गवर्नर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाती है जिसे एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। और ये वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो डिसाइड करती है कि भारत में महंगाई कितनी हो। महंगाई को निर्धारित करने के लिए इस कमेटी के द्वारा जो सुझाए गए तरीके हैं उनमें है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ कार्य जिनकी वजह से महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो आज के सेशन में उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आरबीआई के द्वारा लिए जा रहे क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला नाम आता है बैंक रेट का। बैंक रेट क्या होती है आइए हम बताते हैं, है ना। इधर देखिए, सुनिए साथियों, बैंक रेट, it is the interest rate at which RBI provide long term loan to the commercial bank। अब देखो, सबसे पहली जो शब्द आपने सीखा वो है बैंक रेट। एक बार शब्दों को पढ़ लीजिए क्योंकि इनसे ही प्रश्न बन करके आएंगे। आपको मैं इनका एकदम एग्जैक्ट डेटा भी एंड में इंटरनेट पे से देख करके उपलब्ध कराऊंगा कि वर्तमान में कौन सा कितना चल रहा है ना। इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। अब यही शब्द हमको पढ़ना है कि ये कंट्रोल कैसे करता है वो बताएंगे, और ये पूरा की पूरा प्रोसेस फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन पढ़िए, दूसरा शब्द लिखा हुआ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो 2011-12 में शुरू हुई। इसके अंदर थ्रू दिस द कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच आर विद इन द लिमिट ऑफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है, ये समझना है ना। मतलब कुछ टर्म सीखनी है लेकिन उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये शब्द सीखेंगे लेकिन इसमें एक शब्द आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज कैसे किया जाता है, ये शब्द सीखना है। तीसरा चलिए, रेपो रेट। ये सब बातें समझ में आएंगी, बस होल्ड करिए, आप थोड़ा सा समझ लो, बाद में सब बातें, कोई भी डाउट बच जाए तो बता देना। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी। फिर से सिक्योरिटी। रिवर्स रेपो रेट, इट्स जस्ट अपोजिट द रेपो। इन दिस बैंक लैंड मनी टू आरबीआई, यानी बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके किया। इसको हम सिखाएंगे कि कितना % पर किया, क्या कुछ हुआ, ये हम सिखाएंगे। आरबीआई के अंदर रेपो रेट तो क्या कर रही है, जिसके अंतर्गत आरबीआई पैसा दे रही है, ठीक है। और दूसरा जो है आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, ये बात भी सिखाएंगे। अब इस पॉइंट को भी एक बार सीख लो, फिर सारी की सारी बातें आपके साथ में की जाएंगी। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, कि ये क्या है। हाँ पिया, मैं समझा रहा भी नहीं हूं, केवल आपको बता रहा हूं कि ये शब्द महत्वपूर्ण है। एक बार इन पर दिमाग लगा लो, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, एक बार के लिए रीडिंग लगा लो बस, है ना। हाँ जी, it is minimum amount of cash that commercial bank have to maintain within the Reserve Bank of India, with the Reserve Bank of India in form of deposit। अच्छा,
इंक्रीज इन सीआरआर, ये तो हम बताएंगे आपको क्या होता है। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नॉन कैश एसेट, ये तो क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश, ये क्या है, नॉन कैश एसेट टू बी केप्ट विद आरबीआई, इट इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड एंड गोल्ड। अब ये क्या है सारी बातें, आइए मैं अब आपको वही सारी बातें बताता हूं। देखिए साथियों, इनको समझने से पहले आपको एक टर्म सीखनी है, और वो टर्म क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, और आरबीआई काम कैसे करती है। देखो बेटा, आप जब बैंक खोलने के लिए गए आरबीआई के पास, आपने कहा कि सेवा में श्रीमान आरबीआई महोदय, मुझे अपने पास एक बैंक खोलनी है। बैंक आपसे निवेदन करेगा कि सेवा में श्रीमान अंकित अवस्थी महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारी कुछ शर्तें हैं, उन्हें आप पूरा करिए। बोले सर क्या शर्तें हैं जो पूरा करनी चाहिए मुझे? तो इसमें आरबीआई बोलती है बैंक से कि अगर आप बैंक बनना चाहते हैं तो आपको जितने पैसे पर काम करना है उसका आवाज आ रही है? क्या मैं आपको सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? अभी वर्तमान में बताइए, क्या मैं आपको सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? यार ये एक्चुअली क्या है, आप जब देखते हो तब तो सुनाई दिखाई पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है। ये क्या बात है, हो जाइए। ये रोज ही हो रहा है अपनी क्लास में, क्यों हो रहा है भगवान को पता। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक मिनट, अब रुका था क्या? अब ठीक है? हाँ ठीक है, दोबारा सुनो। देखो बेटा, पता नहीं यार किस चीज से उधर रोज ही हो रहा है, ये इसी क्लास में हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भगवान को पता। देखो तो भैया बात ऐसी है, देखो बेटा, आपने कहा कि सर, बोले हाँ, बोले मेरे को ना एक बैंक खोलनी है। बोले बेटा ठीक है, बैंक की परमिशन है कि फार्म जो है वहां उस विंडो पे रखा, ले ले वहां से खोल ले। बोले सर मेरे को ना 100 करोड़ रुपए की बैंक खोलनी है। बोला अच्छा, अब 100 करोड़ रुपए की बैंक, बोले तू बेटा खोलेगा ना, तो सुन, तेरा जितना भी व्यापार तू हमारे साथ, ऐसे खुलती नहीं है बैंक की, जाओ बेटा के जाओ बैंक खोल लो, मैं मजाक के रूप में बता रहा हूं। मैं बता ये रहा हूं कि अगर आप एक बैंक हैं तो बैंक को काम करते देने के लिए आरबीआई ने कुछ शर्तें बना रखी हैं। क्या शर्तें बना रखी हैं? आरबीआई ने शर्तें ये बना रखी हैं कि बेटा तुम जब काम करोगे, मान लो कि तुम दिन भर में 100 रुपए आदान प्रदान करते हो, 100 रुपीज जो है तुम लोग व्यापार में यूज में लेते हो। मतलब ऐसे समझिए, एक बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, इसने कहा कि सर मैं 100 रुपए का व्यापार करता हूं दिन भर में। बोले क्या व्यापार करते हो? बोले 100 में से मैं 50 रुपए डिपॉजिट मांगता हूं और 50 रुपए लोगों को लोन दे देता हूं। अच्छा, या फिर ये समझ लो सर कि मैं 40 रुपए डिपॉजिट मांगता हूं, 60 रुपए लोन दे देता हूं, भाई मैं पुराने स्टोर में से निकाल के दे देता हूं। या ये मान लो सर 70 रुपए डिपॉजिट लेता हूं, 30 रुपए मैं मतलब लोगों को लोन दे देता हूं। क्योंकि बैंकिंग में दो ही काम होते हैं, या तो पैसा जमा होगा या पैसा निकलेगा। इसके अलावा कोई बैंकिंग ये थोड़ी है कि भाई पता चल रहा है कि कल मास्क बना रही है, परसों सैनिटाइजर बना रही है, ऐसा थोड़ी करेगी। तो ये क्या काम कर रही है? पैसे ले रही है, पैसे दे रही है ना। इस पूरी प्रक्रिया में इसका एक टर्नओवर होता है ना। मतलब ये जो आप देख रहे हैं पूरा टर्नओवर है भाई, 100 रुपए का टर्नओवर मैंने मैनेज कर रखा है कि इस 100 रुपए को ये चक्री में घुमा रही है। अच्छा, तो अब क्या होता है साथियों कि यहां पर हम इस चक्री से तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन अगर मैं एक शब्द आपको ये बोलूं कि बैंक का असली पैसा कौन सा है, मान लो कि बैंक ने कल को 80 रुपए तो लोन में दे दिए, 20 रुपए ही उसके पास आए, ऐसी स्थिति में तो बैंक की हालत खराब हो जाएगी,
है ना। तो ऐसी स्थिति में साथियों एक टर्म होता है जिसे कहते हैं NDTL, एंड नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, NTDL। हाँ, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, NTDL। ये क्या चीज होती है साथियों, अब मैं आपको बताता हूं। NTDL का मतलब क्या होता है कि ये मतलब डिमांड टाइम और मतलब टाइम के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से कुछ बैंक की लायबिलिटीज होती हैं, है ना। नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, नेट टाइम, टाइम का मतलब यहां पर अब मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं। आपने अगर बैंक में किसी व्यक्ति को पैसे जमा कराते हुए देखा हो तो वो जमा कराते समय कहता है कि सर मेरा 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर लो। दोबारा सुनिएगा, आप कई बार जाइएगा बैंक में, जब आप जाएंगे ना बेटा, तो आपको पैसे जमा कराते समय 2 ऑप्शन पूछता है वो कि हाँ भैया पैसे कौन से अकाउंट में डालने हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालने हैं या फिर 1 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट में डालने हैं, RD करनी है, या फिर करंट अकाउंट में डालने हैं, है ना। आप जब जाते हैं बैंक, और या फिर सेविंग अकाउंट में डालने हैं। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। आप बैंक में गए, आप में से पता नहीं कितने लोग अब तक बैंक गए हैं पैसे जमा कराने। जब आप पैसे जमा कराने जाते हैं तो वहां पर बैंक वाला आपके नाम से खाता खोल के रखता है, एक अकाउंट है उसके पास में। उस अकाउंट में जब आप पैसे जमा कराने जाते हैं तो कहते हैं सर मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दो। बोले कितने पैसे डालने, बोले लो सर 1000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। बोले ठीक है। बोले सर मैं इस अकाउंट में आपके पैसे तो 1000 रुपए डाल दूंगा, लेकिन इस 1000 रुपए को मैं आपके खाते में FD करके डालूं, RD करके डालूं, या फिर केवल सेविंग के रूप में डालूं, आप मुझे ये बताओ। अच्छा, तो आपने पूछा कि सर ये FD क्या होती है, जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा सर ये FD क्या होती है। अभी बताता हूं बेटा। FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। बोले मतलब 1000 रुपए अगर आपने डाल दिए तो 1000 रुपए डालने के बाद में अब आपको आने वाले 5 साल तक भूल जाना है इस पैसे को। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। आगे बात समझ में, 5 साल तक भूल जाओ कि मैंने 1000 रुपए जमा कराए थे। उनको 5 साल बाद हो सकता है बैंक जो है वो 1200 रुपए बना के रिटर्न कर दे कि लीजिए साहब पैसा ले जाइए। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या होता है रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो कि जिसकी पुनरावृत्ति होती हो। अरे मैंने उदाहरण दिया है, 2 या 3 साल भी होता है कुणाल, होने होता है FD तुम 6 महीने की भी करा लो, मेरी तो 1 महीने की FD चलती है। तो यार हाँ, अब होता है साथियों RD। क्या होता है RD के बारे में सुन लो। RD होता है कि मैंने आज आपको ये 1000 रुपए जमा कराए, अब 1000 रुपए जमा कराए तो मैं अगले महीने फिर आऊंगा। आवृत्ति जमा मतलब बिल्कुल सही कहा मोनिका, 1000 रुपए मैंने आज जमा कराए तो अगले महीने में फिर आऊंगा 1000 रुपए जमा कराने। अगले महीने फिर आऊंगा, आवृत्ति जमा मतलब बिल्कुल सही कहा मोनिका, 1000 रुपए मैंने आज जमा कराए तो अगले महीने में फिर आऊंगा 1000 रुपए जमा कराने। और मेरी किस्त बंध जाएगी 12 महीने की। मैंने RD कराई 12 महीने की, लेकिन इसमें भी
मैं कंटिन्यू ये काम करने वाला हूं। अगर मैंने ये कंटिन्यू कर लिया तो 12 महीने के अंदर जो 12,000 रुपए एकत्रित होंगे वो तो होंगे ही, इस पर इंटरेस्ट और अलग से मिलेगा। लेकिन पता है, अगर मैंने बीच में से तोड़ लिया तो पेनल्टी लगती है। मुझे पहले पूरे 12 महीने कंपलसरीली पूरे करने हैं। ये कहलाती है रिकरिंग डिपॉजिट। आगे बात समझ में? बोले सर फिर ठीक है, एफडी समझ में आ गई, आरडी समझ में आ गई, फिर सर ये सेविंग क्या है? बेटा ये जर्नल सेविंग है। इसमें आपके लिए बैंक ने कह रखा है कि ना आप एफडी कराओ, यानी कि कोई भी आपके लिए जरूरी नहीं है कि यहां पर आप 5 साल के लिए डलवाओ कि 12 महीने के लिए डलवाओ। आपने अकाउंट में पैसा था तो डाल दिया, जरूरत थी तो निकाल लिया। इसमें हम कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगाने वाले हैं। अगर 5 साल वाले में पहले निकाला तो पेनल्टी है, 12 महीने वाले में पहले निकाला तो पेनल्टी। सेविंग वाले डाल दिया, इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे कम होती है। इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे कम होती है। मान लीजिए कि यदि एफडी पर कोई बैंक आपको 6% दे रहा है, आरडी पर कोई बैंक आपको 5% दे रहा है, तो सेविंग पर फिर वो आपको 4% ही देगा। आ गई बात समझ में? कि भाई खोल लो, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। एक अकाउंट और होता है, और वो होता है करंट अकाउंट। वो अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट, जिसमें रोजाना पैसे जमा हो रहे हैं। मतलब चाहे चिल्लर ही जमा हो रही है, मतलब 100 रुपए जमा हो रहा है, लेकिन वो रोजाना हो रहा है। आगे बात समझ में? करंट अकाउंट, ठीक है। उसमें क्या होता है? इसमें आपको और भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलती है। मतलब ये तो बैंक खोल देती है आपका, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। बोले इसमें ऐसा क्या होता है सर? बेटा इसमें क्या होता है कि बैंक वाले की हालत खराब हो जाती है। जैसे मान लो आज आपके पास 100 रुपए आए, आप बैंक पहुंच गए, भैया सुनो ये 100 रुपए डाल लेना। अब बेचारा बैंक वाला एक आदमी बैठा हुआ है, और वो 100 रुपए जमा करने के लिए बैंक ने उस आदमी की तनख्वाह रखी हुई है 40-50 हजार रुपए। वो बैठ करके केवल आपकी रसीद काट रहा है, जमा कर रहा है, रसीद काट रहा है, जमा कर रहा है। आपने 100 रुपए दे करके दिन भर में 40 लोग भेज दिए, 4,000 रुपए भेज दिए आपने। 20-25 दिन कुल बैंक चलती है, आपने कुल मिलाकर के मतलब लाख रुपया भी जमा नहीं कराया, 40 लोग लाइन में लगे 100-100 रुपए वाले। मतलब यहां पर लाइन लगी हुई है। तो बेचारी बैंक का एक आदमी तो पूरी तरह बर्बाद हो गया इस काम में। वो बैठा हुआ, हाँ भाई साहब 100 रुपए बोले, हाँ भाई साहब 100 रुपए बोले, लो जी हाँ हो रहा है काम। वो हो गया दुखी पूरा। तो बैंक तो ये सर्विस देती भी है ना, इस पे इंटरेस्ट नहीं देती है। कहती है सर माफी चाहते हैं, हम लोग आपके इस पर कोई ब्याज नहीं दे पाएंगे। पैसे रखना है, आपकी जिम्मेदारी, रखना है तो रखो, बाहर जाओ, पैसे रखना। ये जो हम इंटरेस्ट है ये हम अपने इस एम्प्लॉय को दे देंगे जो आपका पैसा यहां आएगा। आगे बात समझ। सामान्यतया जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो करंट अकाउंट रखते हैं। जैसे भी आप जितने भी आड़तीय देखेंगे या फिर कोई भी पनवाड़ी, मतलब कोई भी आदमी जो बिजनेस कर रहा है ना, वो करंट अकाउंट बैंक में खुलवाता है, क्योंकि उसको रोजाना पैसे निकालने भी और जमा भी कराने हैं। और ये 0 रुपए से खुल सकता है, मतलब लेकिन हर आदमी का नहीं खुलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पता चले कि आपने कहा अरे सर ये तो मजा हो गया, बढ़िया से एसी में जाकर के वहीं बैठेंगे, लगे रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। पहले वो आपकी प्रोफाइलिंग देखते हैं। बैंक वाले हर आदमी को करंट अकाउंट नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको एक बेसिक सी समझ मैंने आपको दे दी। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, क्यों पढ़ाई मैंने ये बात? साथियों, बैंक में आपने पैसे जमा कराए, चाहे एफडी के माध्यम से कराए, आरडी के माध्यम से कराए, किसी जनरल अकाउंट में कराए, करंट अकाउंट में कराए, ये जब पैसे आपने डाल दिए बैंक में, तो बैंक को टेंशन है। किस बात की? बैंक को टेंशन है कि ये व्यक्ति पैसे लेने आएगा। बोलिए क्या है? ये व्यक्ति पैसे लेने आएगा। ये तो चिंता है भाई, आप मुझे पैसे दे दिए तो मेरी चिंता है ना कि यार ये पैसे लेने तो आएगा, उधार दिया है, लेगा वापस। ये चिंता होनी भी चाहिए, बिल्कुल भारत सही कह रहे हैं, होनी भी चाहिए। और बैंक की यही चिंता है, तभी तो बैंक बैंक है। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो लेने के बाद रिकरिंग डिपॉजिट, अनमोल रिकरिंग, मतलब आवर्ती रूप से जो जमा हो रहा है। आगे बात समझे? अब यहां से एक चीज और समझिए, जब बैंक को यह चिंता है, इसी को एनटीडीएल कहा जाता है। मतलब नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। मतलब क्या हुआ? बैंक के पास में आपके टाइम के आधार पर जो पैसा जमा है वो कितना है, और डिमांड के आधार पर जो पैसा जमा है वो कितना है। बोले ये कैसे पहचानेंगे? अभी बताते हैं। बेटा, जो बैंक में आपने एफडी कराई है ना, जो आपने एफडी कराई है, बैंक इसे कह रहा है कि ये टाइम डिपॉजिट है। ये क्या है?
टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट का मतलब समझ में आया कि ये 5 साल बाद लेने आएगा। बैंक को इसकी चिंता नहीं है, बैंक खुश है, अरे अभी 5 साल बाद आएगा, ले लो भाई, इसको यूज में ले लो। बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों इस पे ज्यादा देती है? क्योंकि बैंक इस पैसे का उपयोग करने के लिए आजाद है। आगे बात समझ? अरे डिमांड डिपॉजिट नहीं, लायबिलिटी, माफी चाह रहा हूं, लायबिलिटी मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, ठीक है ना? मतलब है ये असल में डिपॉजिट ही, लेकिन आप इसको लायबिलिटी। तो इसमें ये क्यों फिक्स है कि अरे 5 साल बाद आएगा, अब इसका यूज करो। हाँ भाई, किसको लेना है? मुकेश, सुरेश, दिनेश, पंकज, जो भी आना ले जाओ सब पैसे। इस पे तो बैंक फ्री है, इसलिए दबा करके वो इस पैसे को लुटा रही है। फिर 1 साल वाला आया, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग आवर्ती जमा, ये आया। इसके साथ भी बैंक को ये पता है कि 1000 रुपए महीने के आने तय हैं और 12 महीने तक टेंशन नहीं लेने का, 12 महीने बाद देने का है। मतलब यहां पर तो हर महीने जमा कराएगा आदमी। अरे भाई, कई लोग तो मतलब क्या है कि एकदम ही मैथ में अंडे हैं, उनको यही नहीं पता आवर्ती रिकरिंग होता क्या है। अरे भैया, जो बार बार हो वो आवर्ती होता है। आपकी तनख्वाह हर महीने आती है, दैट इज रिकरिंग इन नेचर। एक बार जीवन में नहीं आती है तनख्वाह की, एक बार आ गई अब चलिए ऐश करिए। जो रिपीट होता हो, रिपीटेटिव इन नेचर हो। ईएमआई रिकरिंग है। आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स हर साल लग रहा है, हर महीने लग रहा है, रिकरिंग है, जो हर बार हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। आ गई बात समझ में? आवर्ती, बचपन में आवर्ती अनावर्ती पढ़े थे ना भाई। मैथ का पॉइंट है, मैं मैथ की चीज सिखा रहा हूं, मतलब बैंकिंग छोड़ के मैं मैथ सिखा रहा हूं यार। आ गई बात समझ में? जो जिसका फिक्स हो भाई, 10 तारीख को जो जानी जानी है, मान लो 5 तारीख को जो जानी जानी है। आई बात समझ में? ओके, तो अब क्या हुआ? हाँ, कमेटी पकड़ लो, जो भी पकड़ना है, जो भी पकड़ लो, पकड़ लो, ठीक है। इसमें यह है कि 12 महीने तक तो देगा ही देगा, ये 12 महीने तक तो देगा ही देगा। 12 महीने तक तो बैंक वालों को कोई टेंशन ही नहीं है आपसे। आजा बेटा, आरडी 12 महीने की कराओ, 6 महीने की कराओ, 2 साल की कराओ। मैंने उदाहरण लिया है कि ये हर महीने जमा कराने आएगा। एफडी में तो एक बार कराने आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। अब तो पैसे लेने आएगा 5 साल बाद कि सर मेरा पैसा दिया था मैंने आपको, देना एक बार, कितने हो गए। इसमें वो हर महीने जमा कराने आ रहा है, 12 महीने बाद जमा कराने आएगा। तो अब ऐसी स्थिति में बैंक के पास में ये भी पता हो गया कि यार पैसे 2 जगह से तो ऐसे आ गए जो फिक्स है अपने पास, दैट इज टाइम डिपॉजिट। आ गई बात समझ में? अब एक है डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है सर? भाई डिमांड डिपॉजिट है जो आपने इनमें जमा कराई, मतलब इन अकाउंट्स में जो जमा कराई। आपने आज पैसे में, अकाउंट में पैसा डाला, कल भाई साहब एटीएम की लाइन में लग के निकाल लिया। बैंक को पता ही नहीं है, बैंक को पता ही नहीं है कि ये भैया कब पैसा निकाल लें। आई बात समझ में? करंट में डाला, आप सुबह 100 रुपए डालने आए, शाम को निकाल लेंगे। बैंक को टेंशन ये है कि यार ये पता ही नहीं कब आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि इसको आपकी डिमांड की चिंता है, लेकिन पैसा तो है बैंक के पास। समझिए, बैंक के पास में पैसा तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये भाई साहब कब निकालने आ जाएंगे। बैंक को क्या नहीं पता है कि ये कब निकालने आ जाएंगे। ये जो पॉइंट है ना कि ये कब निकालने आ जाएंगे, इसी की सबसे ज्यादा बैंक को चिंता रहती है। और इन दोनों को बैंक से आरबीआई पूछता है। आरबीआई ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास में कुल कितनी लायबिलिटीज हैं, डिमांड और टाइम लायबिलिटी कितनी है, वो मुझे बताओ। और अगर तुम्हारे पास बैंक के पास लायबिलिटी है, वो मुझे तुम बता दोगे कि सर मैं इतनी लायबिलिटी लेकर चल रहा हूं पर डे के हिसाब से, मुझे तुमने एक बार के लिए वैल्यू बता दी कि मेरे पास इतना पैसा है, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें कितना पैसा तो मुझे देना है और कितना पैसा तुम्हारे पास रखने देना है। अच्छा, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ क्रॉस क्वेश्चन यहां पर आने शुरू हुए। वीरेंद्र जो है वो ऋचा को जवाब दे रहे हैं। एफडी के समय ऋचा कुछ सवाल पूछ रही हैं कि सर समय से पूर्व ही एफडी निकाल ली तो क्या होगा, अभी बताते हैं।
पहली बात, एफडी पर ऐसा नहीं है कि आपने पैसा जमा करा दिया तो बैंक देगी नहीं आपको। बैंक ने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि 6% पर पैसा आपको रिटर्न करेगी। दोबारा सुनिए, बैंक ने प्रॉमिस कर रखा है कि 6% पर आपको पैसा रिफंड करेगी, लेकिन आप आ गए पैसा मांगने बीच में, तो हो सकता है बैंक आपसे कहे कि सर सॉरी, मैं आपको पैसा तो लौटा रहा हूं लेकिन 2% पर ही लौटाऊंगा। आई बात समझ में? या फिर इधर देखिए, आपने आरडी की बात करी, बोले सर मुझको मेरा पैसा बीच में रोकना है, बोले रोक दीजिए, हो सकता है कि मैं आपको 0% इंटरेस्ट दूं, मैं इंटरेस्ट ही ना दूं, हो सकता है, क्योंकि सर आपके चक्कर में हमने अपनी प्लानिंग बिगाड़ी है ना भाई, आपके कारण ही तो हम आगे निकले थे, अब आप बदल गए तो क्या है? ये पेनल्टी तो है, टैक्स पेनल्टी है भाई, आपका जितना इनकम वो मिल रहा था, परसेंटेज मिल रहा था, वो चला गया। ठीक है, आइए, तो यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है। एक अलग बच्चा परेशान हो रखा है, सोलंकी, उसको सुबह पढ़ने में मजा आता है, आरएनए का टाइम 6 बजे कर दो यार। सोलंकी, मेरे को भी सुबह पढ़ने में मजा आता है, नहीं कर पाऊंगा यार, है ना। अब सुनिए, तो मुद्दा क्या है, ये वाली बात समझ में आ गई कि एफडी और आरडी की कहानी क्या है। अब सेविंग के बाद में अब थोड़ा आगे चलने, पता चल रहा है कि मैं एनडीटीएल ही समझाया 40 मिनट में, तो मेरा तो हो गया काम। अब सुन लो आगे। तो ऐसी स्थिति में जनाब, ये जो बैंकिंग है, इस बैंक के पास कुल जमा जो धन है, ये जमा धन को आरबीआई को बताया इन्होंने कि सर हमारे पास 24 घंटे में गल्ले में 1 करोड़ रुपया आया। अब आरबीआई समझदार है, अब आरबीआई समझदार है। क्यों समझदार है? सर मेरा 10,000 रुपया सेविंग में है, फिर भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ऐसा क्यों, प्लीज बताओ। ये कौन बालक है? सपन। हाँ बेटा, मतलब मैं बताऊं, ये बात तो मुझे समझ में तब आए कि जब तुमने मुझे ऑथराइज कर रखा हो कि मैं तुम्हारे बैंक का संचालक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपका खजांची हूं, है ना। गजब ही क्रिएचर हो यार। हाँ जी, अब सुनो इधर। तो अब यहां पर मुद्दा क्या हो रहा है कि ये जो पूरी कैटेगरी के अंदर मैंने 100 रुपए, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए, एक बैंक ने आरबीआई को इन्फॉर्म किया कि सर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, एनडीटीएल मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। आरबीआई ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एसबीआई तुम्हारे पास में एनटीडीएल 1 करोड़ है? बोले हाँ सर है। तो बेटा सुनो, अब तुमको इसमें से लोन कितना देना है? दोबारा सुनिए भाई, ऑब्वियस ही बात है, यहां पर आपने 1 करोड़ रुपए जमा कराए, 1 करोड़ रुपए आपके बैंक के पास पैसा इकट्ठा हो गया। बैंक तब तक नहीं कमा पाएगी जब तक वो किसी और को लोन ना दे। दोबारा सुनिए, बैंक तब तक पैसे नहीं कमा पाएगी जब तक वो किसी और को लोन ना दे। तो लोन देने के लिए जरूरी क्या है कि क्या वो पूरा की पूरा 1 करोड़ रुपया लोन दे दे? अब बोलो, आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं भाई? क्या वो उसके पास 1 करोड़ रुपया मिला है तो वो पूरा की पूरा लोन दे दे क्या? इधर से आप लाइन में आए, उधर से लोन वालों को पकड़ रखा है, ले भाई ले जाओ। नहीं। तो कितना लोन दे? 50% दे, 30% दे, 40% दे? कौन डिसाइड करेगा? ये करता है आरबीआई। ये ऐसा नहीं होता सर आधा कर देते हैं, ये सही रहेगा, आधा कर दे सर, या एक काम 40% दिलवा दो सर, ऐसा नहीं होता बेटा। यही काम कौन करती है? आरबीआई करती है। आरबीआई ने आप जैसे लोगों को भी दिमाग में रखा हुआ है, जो एफडी कराने 5 साल की आएंगे, लेकिन 5 साल की एफडी के बीच में ही आकर के मेरे को तो एफडी तोड़वानी है, उनका भी आरबीआई को पता है, उनका भी आरबीआई को पता है कि आएगा भाई ये घूमता घूमता, साल भर के अंदर ही आ जाएगा। हो सकता है 6 महीने में घर में कलेश हो गया इसके, ये आ जाएगा कि भाई मेरी तो आरडी तोड़वानी है, मेरी तो एफडी तोड़वानी है, हो गया, मेरी लड़ाई होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका हिसाब आरबीआई को पहले से ही पता है। इस कारण से आरबीआई ने बोल रखा है बैंकों को कि सुनो बेटा, तुमको अपने कुल एनडीटीएल का इतना % अपने पास रखना होगा। आ गई बात समझ में? और इसी पैसे को एसएलआर कहते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। ये विधिक रूप से आरबीआई ने एसबीआई को बोला कि चाहे जो भी हो जाए, इतना % जो आपके पास में एनडीटीएल है, इसका अपने पास जमा रखिए।
तो अभी वर्तमान में एसएलआर कितनी चल रही है मैं वो बता देता हूं, रुक जाइए आपको, ताकि एकदम परफेक्टली ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर चीज 18% एसएलआर चल रही है इस समय, 18% एसएलआर चल रही है इस समय, यानी कि कुल एनडीटीएल का 18% तो आपको अपने पास रखना ही रखना है। आ गई बात समझ में? अब सवाल यह है कि ये 18% रखें किस रूप में। अब बैंक ने कहा कि महाराज मैंने अगर 18% आपका ये पैसा उठा करके रख लिया तो मैं कमाऊंगा कैसे, मैं कमाऊंगा कैसे? आपने कहा 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ रुपए पे ब्याज भी देना है। अगर मैं औसत भी पकड़ लूं सर, तो मैं औसत भी पकड़ने पे 5% भी ब्याज देने लगा सर, तो 1 करोड़ 5 लाख, तो मैं 5 लाख बनाऊंगा कहां? 18% तो आपने कर दिया। तो फिर अमन ने लिखा कि सर फिर तो इसका मतलब 72% लोन दे, है ना भाई? उसने सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन वो 82% भूल गया, है ना? 82 बचता है बेटा ये, है ना? तो बोले फिर 82% जो है वो, बोले सर इतना लोन देना चाहिए, है ना? नहीं, अभी आरबीआई चुप नहीं हुई है। आरबीआई ने फिर दिमाग लगाया, बोले बेटा तुम्हारा भरोसा नहीं है, कल को पता चले तुम बिना बताए पैसा दे दिए, तो अब सुनो बात एक और करनी है तुमको, और वो क्या है? बोले तुमको मेरे पास भी कैश डिपॉजिट करके रखना है, मेरे पास भी कैश डिपॉजिट करके रखना है। जो तुम्हारे पास पैसा आया उसका मेरे पास भी पैसा जमा कराओ। कहां पर? आरबीआई के पास। एसएलआर कहां है? बैंक के पास। सीआरआर कहां है? आरबीआई के पास। आई बात समझ में? तो अब मैं सीआरआर भी बता देता हूं आपको, रोकिए। सीआरआर 4%, कितना परसेंट रखना है आपको मेरे पास? 4% आपको मेरे पास रखना है, यानी जितना पैसा आपके पास जमा हुआ इसका 4% मेरे पास कैश डिपॉजिट कराओ। बोले अच्छा, तो एसएलआर तो वो पैसा हो गया जो बैंक को अपने पास रखना है, और सीआरआर वो पैसा हो गया जो कि आरबीआई जो कि आरबीआई में किसी बैंक को जमा करा के रखना है। अब एक बहुत बड़ा सवाल बना। क्या सवाल बना सर? सवाल यह बना कि इतना पैसा 18% और 4%, एक प्रकार से बैंक का 22% रुपया तो सर एकदम लॉक हो गया। 22% पैसा तो सर उसका एकदम लॉक हो गया। अब तो वो व्यापार 78% पर करेगा। यस बेटा पायल, बिल्कुल, दोनों ही एनटीडीएल से लेते हैं ये। कुल पैसे का यानी 1 करोड़ रुपया है तो 78 लाख रुपए ही अब वो लोन पर दे सकता है। 22 लाख रुपए तो उसको जमा रखना है अपने पास एनी टाइम। इनमें से भी 18 लाख रुपए उसको समझिए एसएलआर के रूप में रखने हैं, और 4% लोग सीआर। आप में से कई लोग पूछ रहे हैं तो क्या सर आरबीआई वापस नहीं देता क्या? ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला इस पैसे का, तो ये तो गया, बट्टे खाते हो गया। सीआरआर का तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो पूरा की पूरा पैसा जो है वो अब चला गया। इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं होने वाला, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो रखना ही रखना है आपको। ये मतलब आपकी तरफ से पैसा जमा करा करके मतलब दान दे दिया आरबीआई को। वास्तविकता में पता है ये दान कौन सा है? कल को अगर बैंक भाग जाती है ना कहीं से, आरबीआई इसी पैसे में से 4% में से, जो मैं आपसे कहता हूं ना कि आपका लोन चल रहा है, आपको 5-5 लाख रुपए अधिकतम मिल जाएंगे अगर 1 करोड़ भी जमा है, तो वो यही वाला है। कल को कोई बैंक भाग गई, फेल मार गई, तो क्या करें? तो वो ये वाला पैसा है जो पकड़ा देगी कि ले पकड़ भाई। आ गई बात समझ में? अब आपके दिमाग में एक सवाल आया, सर मेरे को चिंता हो रही है बैंक की, ये बेचारा 18% कैसे मैनेज करेगा? अब सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सीआरआर जमा किया गया था कैश के रूप में। किस रूप में? कैश के रूप में जमा किया गया था। लेकिन एसएलआर को कहा गया है बैंक से कि जरूरी नहीं है कि तुम इसे कैश में जमा करो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, बोले जरूरी नहीं है बेटा कि तुम इसे मतलब कैश में जमा करो, तुम जैसे भी बढ़ा सकते हो इसको, उसमें कर लो। बोले सर मैं गोल्ड खरीद लूं क्या इसका? बिल्कुल खरीद लो। सर मैं इसका कोई बॉन्ड परचेज कर लूं? बोले बेटा कर लो। क्या सर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लूं क्या इसकी? मतलब आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालते हो क्या उससे उसको परचेज कर लूं क्या? अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो लेना है ले लो।
सर वो दूसरी बैंक को पैसे की जरूरत है, उसके बॉन्ड वगैरह, उसके शेयर वगैरह ले ले बेटा, तेरे को जो करना है इस पैसे को तू तेरे पास रख। बोले फिर क्या होगा इससे? बोले सर इससे फायदा ये होगा, गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी तो ये 18% रखे रखे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस पर 4% के हिसाब से तेरे को धन मिलता रहेगा। भाई जो भी ब्याज है वो मिलता रहेगा, चिंता मत कर, तेरा पैसा बर्बाद नहीं होने दे रही मैं। बॉन्ड क्या है? क्या विद्यार्थी पूछ रहे बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या होता है? जैसे बेटा मान लो कि कल को SBI यस बैंक जो थी वो बर्बाद हो गई थी थोड़े दिन पहले ना, पता चला कि साहब उसके पास चलाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि सर मेरी बैंक की हिस्सेदारी परचेज कर लो और मुझे पैसे दे दो। तो वो जो हिस्सेदारी है ना, RBI कई बार उसको SLR से परचेज करने की जिम्मेदारी दे देती है। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर तभी सोना महंगा हो रहा है। बहुत सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा भी एक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा वो परचेजिंग बढ़ा देती है। आई बात समझ में? बोलिए, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताएं ना। दैट्स नॉट द ओनली रीजन बट इट्स द रीजन। अरे बोलिए सर जी, थम्स अप करिए अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो। अच्छा, अब यहां से आगे चलते हैं। अब सवाल ये बना कि सर ये तो हो गई पूरी व्यवस्था, समझ में आ गई, बढ़िया से SLR हो गया और CRR हो गया, लेकिन सर अब कई बार ऐसा होगा कि 78%, ये जो है ना 22% वाला जो मामला जो हमने लॉक करके रख दिया, जिसमें से कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये कस्टमर को नहीं दे सकते, लेकिन सर कल को मान लो मेरे पास में 82% का कस्टमर आ गया, मैंने 100 मतलब 1 करोड़ रुपए जमा करवाए थे, मतलब मेरे पास थे सर, लेकिन पता चल रहा है अगले दिन मेरे पास 82 लाख रुपए मांगने के लिए कोई आ गया। 82 लाख रुपए मांगने कोई आ गया। बोले कैसे? अरे सर डिपॉजिट है, कल को पता चला अचानक बैंक फेल मार गई या कुछ भी हो गया, मार्केट में मंदी आ गई या कोई बीमारी आ गई या नौकरी लोगों की छूट गई। हो सकता है सर ऐसा हो जाए कि भाई अब तक तो आप 78% पर काम चला रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, मेरे पास में लोग पैसे मांगने आ गए, तो अब क्या करें? तो इस काम के लिए साथियों RBI ने एक व्यवस्था दे रखी है, और वो व्यवस्था क्या है? पैसे की चिंता नहीं करनी है, पैसे चाहिए मुझसे ले लो, और जो मुझसे पैसे लोगे ये बेटा तुम्हें ब्याज पर मिलेगा। तुमको 78% से अगर 100% की यात्रा करनी है, लोड मत लो, पैसा दूंगा मैं, लेकिन ब्याज पर दूंगा। ऐसा नहीं है कि 100% ही दे दूंगा, 1-8% तुम्हारा जो NDTL है उसका मैं 1-8% ब्याज पर दे दूंगा, ये RBI खुद डिसाइड करती है, और इसके लिए मुझे इंटरेस्ट लेना होगा। अब आप पूछेंगे तो सर क्या ही बुराई है, अच्छी बात है ना, इंटरेस्ट लेकर के भी तो पैसा मिल ही जाएगा, बढ़िया है, फिर वही पैसा आगे उठा देगी बैंक। अब इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा? ये जो 78% आपने देखा था ना, जो आपने 78% देखा था, इस 78% में जो मैंने अभी कहा था जिसका बैंक व्यापार कर सकती है, बैंक व्यापार किसका कर सकती है? 78% का। इस बैंक के द्वारा व्यापारित जो धन है, 78% जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, इस धन के साथ क्या होता है? 2 बातें होती हैं। बैंक समझदारी करती है। क्या समझदारी करती है? जैसे SBI ने क्या समझदारी करी कि 18% तो उसने SLR बना रखा था, 4% उसने CRR बना रखा था। समझदारी उसने ये कर दी कि यहां से भी 8% जो पैसा है, ये लोगों को लोन देने के स्थान पर, या फिर ये समझिए कि कुल धन का 8% पैसा जो है इसने अतिरिक्त रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके रख ली। अतिरिक्त रूप से क्या परचेज करके रख ली? गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके रख ली। अब आप पूछेंगे सर मतलब? मैंने कहा मतलब यह है कि उसको पता था कि मैं केवल 22% का ही व्यापार कर सकता हूं, लेकिन उसने दिमाग लगाया, बोले मैं किसी आम आदमी को पैसा दूंगा तो वो पैसा तो मेरा मार्केट में उलझेगा, पता चले आया आया नहीं आया, लेकिन अगर मैंने 8% की गवर्नमेंट सिक्योरिटी और परचेज करके रख ली तो कम से कम किसी और को देता, पैसे मिलते ना मिलते, सरकारी पैसा है, सरकार के पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाता हूं। और इस वजह से साथियों कुल रूप से अगर आप देखते हैं तो 30% धन जो है आपका वो बुक कर लिया गया है। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि बैंक ने अपना पैसा 30% तक लॉक कर दिया।
आई बात समझ में? आप पूछेंगे क्या ये कंपलसरी है? नहीं नहीं नहीं, ये बैंक खुद से करती है। सर इसका कोई यूज है क्या? बिल्कुल यूज है। क्या यूज है इसका? बैंक बहुत समझदारी से उपयोग करती है। क्या करती है? जब कभी कभी बैंक को, अब आपने पूछा सर अब तो 70% ही रह गया उसके पास, और कल को कोई 71% मांगने वाला आ गया तो क्या करेगा? तो बेटा ये जो अतिरिक्त 1% है ना, ये जो अतिरिक्त 1% आप देख रहे हो, इसी को ये लोन पर चढ़ा देता है। इस अतिरिक्त 1% के लिए ये क्या करता है कि ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करा देता है कि सर मेरे पास वो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो और मुझे पैसे दे दो। फिर सरकार ने आरबीआई ने पूछा क्या बच्चों का खेल चल रहा है क्या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो पैसे दे दो? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है ऐसे कि तुमने जमा कराया पैसे ले लिए। मुझे ये लिखित में दो कि तुम जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे रहे हो वापस भी परचेज करोगे इनको। ऐसे थोड़ी मैं तुम्हारा ही व्यवहार रखता रहूं। तुमने क्या करंट अकाउंट खोल रखा है मेरे पास? बोले मतलब? बोले सर मैंने 8% पैसे लगा करके आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी। अरे तो करी होंगी यार, लेकिन ऐसे नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकती साल भर बाद आना बेचने के लिए। अरे सर मैं मर जाऊंगा साल भर बाद आया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो बोले बता? बोले सर छोटे से समय के लिए ले लो और फिर पैसे दो, मैं वापस ले लूंगा पैसे जमा करा के। बोले पक्का? बोले हाँ। तो बोले लिखित में दे पहले इस बात को। बोले क्या लिखित में दे? कि मैं इसको रीपरचेज करूंगा। क्या करूंगा? रीपरचेज करूंगा। कौन बोला? आरबीआई बोला। किससे बोला? एसबीआई से। कि लोन चाहिए तेरे को 1% के लिए? बोले हाँ। तो ले देख, ये तो तूने मेरे को दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बोले सर दे दी। ये पकड़ पैसे, ये पैसे दे दिए, 100 रुपए मान लीजिए पकड़ा दिए कि सर ये ले, पर लिखित में गारंटी दे कि तू ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेगा मुझसे। बोले सर ले लो ना, लिखित में कह तो रहा हूं। फिर आरबीआई कह रही है और सुन बेटा, तू क्या सोच रहा है, तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा भी कराएगा, पैसे भी ले जाएगा और मैं कुछ ना कमाऊं? बेटा मैं इस चीज के ऊपर तेरे से ब्याज लूंगी। तो ये पैसा दे रही हूं ना, इस पर ब्याज और लूंगी मैं। कितना? बोले मैं इसके ऊपर 4% के हिसाब से ब्याज लेने वाली हूं तेरे से। तेरी तो ये सिक्योरिटी जमा है बस मेरे पास, यूं समझ, बाकी कुछ नहीं है इसका मतलब आरबीआई कमाने निकली हुई है कि बेटा 4% में ब्याज पे दूंगी पैसे। ऐसे थोड़ी कि तूने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसे तो तू तेरा 100 की 100% लगा देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो क्या फिर तूने चैरिटी खोल रखी है मेरे पास कि तेरा 100 रुपया मैं 100 रुपए को रख के भी चलूं, तेरी जब जरूरत पड़ जाए फिर बैंकिंग मैं ही ना कर लूं? फिर मैं तेरे को क्यों खुलवाऊं? फिर बैंकिंग मैं ही ना कर लूं? तेरे को क्यों खुलवाई फिर मैंने? मतलब व्यापार करे तू, हम तेरी बैंक बन के बैठे हुए हैं कि ला भाई ये पकड़ा दे भाई पैसे आ गए। ऐसा चल रहा है ये? बोले नहीं सर, तो इस पे पैसा चाहिए मेरे को, परसेंटेज चाहिए। बोले सर दे दूंगा। कितने % पे दोगे सर? बोले कम से कम 4% पकड़ ले। 4% पे जाकर के मैं तेरे को ये 100 रुपए दे रही हूँ। कौन बोला? आरबीआई बोली। किसको बोली? एसबीआई को। ये 100 रुपए ले जा और सुन, गारंटी में पैसे रख जा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख जा, और सुन ये पैसे लौटाने भी हैं और तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस भी लेके जानी है। बोले ठीक है। पक्के से ले जाएगा? बोले हाँ। अब ये एसबीआई वाला गया और जाकर के सबको बोल दिया यार ये तो बहुत गंदा निकला, आरबीआई तो बहुत गंदा निकला, बहुत गंदा निकला। बोले क्यों? बोले यार वो 4% रुपए ले लिया मेरे से। बोले किस चीज के? बोले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रखवा लिया और कहा कि दोबारा खर्चे पर परचेज करेगा। बोले हैं? बोले हाँ। बोले बेटा इसी को अपन रेपो नहीं रेपो कहते हैं। बेटा इसे ही अपन रेपो नहीं रेपो कहते हैं। तो बेटा ये रेपो क्या है? तो बेटा ये रेपो क्या है? एसबीआई ने जब आरबीआई से लोन लिया था तो जो गारंटी दी थी उसने कि सर मैं वापस परचेज कर दूंगा, मुझे लोन दे दो। तो बेटा वो जो रीपरचेज की गारंटी थी वो था रेपो, रीपरचेज एग्रीमेंट। आई बात समझ में? ये होता है वो धन जिसका उपयोग करके बैंक जो है वो पैसे भी लेती है, इंटरेस्ट भी चुकाती है। फिर सर ये रिवर्स रेपो क्या होता है? हमने तो रिवर्स रेपो भी सुना हुआ है। मैंने कहा बेटा रिवर्स रेपो में ये होता है कि कई बार एसबीआई और समझदार हो जाती है। वो समझती है कि अच्छा बेटा
तुम लोग सही गेम खेल रहे हो, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख रहे हो, पैसा हमको किराए पे लोन पर दे रहे हो। इसने एक समझदारी करी, क्या करी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे तो सर हम लेंगे ही लेंगे इंटरेस्ट, जो आपने पहले से कह रखा है, जो आपने कमिट कर रखा था। आपने कहा था कि एसएलआर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लो, हमने कर लिया सर। लेकिन सर आप सुन लो, बात ऐसी है, अब ये हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, हम आपके पास जमा कराना चाहते हैं और लोन नहीं लेना चाहते, पैसे भी आपको देना चाहते हैं। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि आरबीआई को बोला गया कि आरबीआई तेरे को पैसे वैसे चाहिए क्या, पैसे ले ले हमसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और आने दे, क्योंकि बेटा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें। मतलब आरबीआई से कहा जा रहा है कि तेरे को पैसे की जरूरत हो तो बता, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं है। विकास भैया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भैया, बहुत सारा जीवन में खूब तरक्की करिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। क्या कहा आरबीआई ने, आरबीआई से एसबीआई क्या बोला कि सुनो भैया, ओ सरकार अभी इन दिनों गरीब हो रखी है, पैसे वैसे चाहिए हो तो बताना, सरकार से बस लिखित में ले ले, घर के कागज अपने नाम कर दे, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी नामक कागज लिख हमारे नाम कर, पैसा वैसा चाहिए तो बता। आरबीआई ने कहा हाँ यार दे दो। तो जब आरबीआई पैसे ले और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को दे, दैट इज रिवर्स रेपो, दैट इज रिवर्स रेपो। लेकिन आरबीआई कहती है कि देखो भाई, सरकार का मामला है, सरकार का मामला है, तो मैं ये पहले कह दे रही हूं, इतना नहीं मिलेगा जितना तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे को तुमसे जितना मैं वसूल करती थी इंटरेस्ट उतना मिल जाएगा। नहीं, तुम पैसा जमा करा रहे हो, अब पैसा जमा कराने पे तो कम ही ब्याज मिलता है, कर्ज महंगा मिलता है, तुमको कर्ज में महंगा दे सकती हूँ लेकिन ब्याज ज्यादा नहीं दूंगा। एसबीआई ने कहा जस्ट ऐश कर, चल चल सिमरन, तेरे जी ले तेरी जिंदगी, कम परसेंटेज पे दे देना पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दे, अपन को पैसा रखा अपना, चल। अच्छा, तो आरबीआई ने अगर पैसे ले लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को दे दी, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई पैसे लौटाएगा वापस आरबीआई को, दैट इज नॉन एज रिवर्स रेपो रेट, जो कि हमेशा रेपो रेट से कम होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास भी है और यहां से आगे कल सीखेंगे कि इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है महंगाई के ऊपर। उम्मीद है आपको कंसेप्ट सीखने में आनंद आया होगा। इस बात को 2-4 बार दोबारा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।